We are studying physical chemistry. फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे चैप्टर का नाम है रिएक्शन काइनेटिक्स। एंड यू नो, अगर मैं बिल्कुल इस टॉपिक के शुरू पे पलटूं तो हमारा बुनियादी तौर पर रिएक्शन काइनेटिक्स में क्या टॉपिक पढ़ना होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ना होता है जी? बेसिकली हम पढ़ते हैं रेट या स्पीड ऑफ रिएक्शन। और इस रेट ऑफ रिएक्शन में हम ओ लेवल्स के जमाने से किस चीज में इंटरेस्टेड थे? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में। किसमें जनाब साहब? ओ लेवल से एक टॉपिक चल रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द व्हाट? द रेट ऑफ रिएक्शन। और उन फैक्टर्स में से अगर आप गौर करें तो हमने कुछ फैक्टर्स को बहुत ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। कौन कौन से फैक्टर्स को जी? नंबर 1, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को। हम इस बात को ओ लेवल में भी डिस्कस करते थे, हम इसको एएस लेवल पे भी डिस्कस करते थे, और A2 में तो हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। किस अच्छे तरीके से? उस अच्छे तरीके का नाम है रेट लॉ या रेट इक्वेशन, जिसको हमने पूरी साइंस निकाल दी है उसकी। अच्छा, फिर दूसरा फैक्टर क्या था जी? इट वाज टेम्परेचर ऑफ क्या? ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, मतलब इसको भी आप यही कहेंगे टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। आप रिएक्टेंट्स का ही टेम्परेचर इसको कहेंगे कि उनको किस टेम्परेचर पर रखा गया है, कितनी उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, कितनी उनकी एवरेज स्पीड है, क्या उनकी कितनी उनकी कोलिजन्स हैं, या उनका बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा है, या उनके ज्यादा होने से रेट कांस्टेंट कैसा है। जो भी मैंने कल के लेक्चर में आपको ये बात समझा दी थी। सो इट्स द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर लिखूं या रिएक्टेंट्स लिख दूं तो किसी को मसला है जी? रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स ही है ना, उन्हीं की बुनियादी तौर पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। ओके, फिर अगर हम दो और देखें, प्रेशर वाला। प्रेशर वाले को क्यों नहीं पढ़ना चाह रहा मैं? वो सब पर इफेक्ट नहीं डालता। उसका इफेक्ट सिर्फ किस पर होता है? वो गैसियस रिएक्टेंट्स पर। गैसियस रिएक्टेंट्स होते ही थोड़े हैं, क्या पता बहुत सारे एक्वियस रिएक्टेंट्स होते हैं और बहुत सारे सॉलिड रिएक्टेंट्स होते हैं और गैस वाला काम ही ना हो, तो इसलिए मैं उस गैस वाले को नहीं पढ़ा रहा। फिर सरफेस एरिया। अब वो एक फिनोमेना है, जैसे सरफेस एरिया ज्यादा करोगे तो एक्सपोजर ऑफ द मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स ईच अदर बहुत ज्यादा होगा। ठीक है जी, वो भी एक बहुत छोटी फिनोमेना है। अच्छा, तीसरा फिनोमेना हमारे लिए जो सबसे जरूरी है वो कौन सा है? दैट इज कैटलिस्ट। कि देयर आर समटाइम्स कुछ सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, जो यू नो रिएक्टेंट तो नहीं होते लेकिन रिएक्टेंट होते हैं। मतलब रिएक्टेंट तो नहीं होते लेकिन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब इन्वॉल्व कैसे होते हैं? इन्वॉल्व भी होते हैं, फिर एंड पे रीजनरेट भी हो जाते हैं। और उनका फायदा क्या होता है? उनकी मौजूदगी से रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। या फिर मुझे लगता है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो बेशक रिएक्टेंट तो नहीं है लेकिन रेट इक्वेशन में होते हैं। अगर आप कुछ दिन पुराना एक लेक्चर देखेंगे तो हमारा रेट इक्वेशन किसी एक आधे की मैंने लिखवाई थी, पता नहीं कोई एसिडिक मीडियम था जिसमें रेट इक्वेशन में H+ की कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व हो गई थी। तो वहां पर मैंने कुछ जुमले लिखवाए हैं, वैसे बताएं क्या लिखवाया? कॉपी दे दें। कौन से रिएक्शन की बात हो रही है जी? सर जी कहीं ना कहीं आपने कोई एग्जाम्पल नंबर 2, जब आप शुरू में रेट लॉ की बात कर रहे थे तो वहां एग्जाम्पल नंबर 2 में आपने कहीं कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है जी? पता नहीं, प्रोपेनॉन था, उसका आयोडीन के साथ रिएक्शन कराया, इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड कराया, तो प्रोपेनॉन के हिसाब से ऑर्डर 1 आ गया, आयोडीन के हिसाब से ऑर्डर 0 आ गया, एसिड जो कि रिएक्टेंट था भी नहीं उसके हिसाब से ऑर्डर 1 आ गया। तो हमने वहां पे कहीं कुछ लिखा भी है, व्हाट इज कैटलिस्ट। कोई 2-3 जुमले लिखने की कोशिश की है। पहला जुमला क्या लिखा हुआ है? अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप द रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड in the reaction by providing an alternate path to the reaction that has lower activation energy। एक जुमला ये लिखा है। फिर क्या लिखा है? It's a substance that is not formally the reactant but present in the rate equation, that is it increases the rate of reaction। फिर हम लिखा है, पता नहीं, although it is not the reactant but rate of reaction depends on it, so it is defined as a what? Catalyst। कुछ इस तरह के हमने कोई 2-3 जुमले वहां लिखे हुए हैं। मैं उन्हीं 2-3 जुमलों से दोबारा आज के लेक्चर का आगाज करना चाहूंगा।
आई वुड लाइक टू राइट कैटलिस्ट के बारे में क्या उसकी कोई एक दो डेफिनेशंस लिखवाना चाहेंगे कि कैटलिस्ट करता क्या है। ये बेसिकली इट्स अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। हाउ? बाय altering the path of the reaction mechanism which has lower activation energy। ठीक है जी, ये लें जनाब साहब। तो कैटलिस्ट के साथ क्या डेफिनेशन लिखेंगे जी हम? आज का जो टॉपिक है दैट इज कैटलिस्ट वाला फैक्टर। व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? आपने कहीं इसकी दो डेफिनेशंस लिखी हैं तो मैं उन्हीं दो डेफिनेशंस की बात कर लेता हूं। ऑर्डिनरी लेवल की डेफिनेशन क्या बनती है? व्हाट इज कैटलिस्ट? अ सब्सटेंस दैट व्हाट that increases the rate of reaction। बल्कि एक ही दफा लिखता हूं यार, दोनों को मिक्स करके लिखता हूं, दो डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, एक ही लिखवाऊंगा। जो भी आपने लिखी हुई उन दोनों को मैं मिक्स करता हूं। एक तरफ लिखा है अ सब्सटेंस दैट इज नॉट फॉर्मली द रिएक्टेंट, या ये लिख दीजिए, या कहेंगे दैट विल अल्टीमेटली बी रीजनरेटेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो क्या लिखें? अ सब्सटेंस, ब्रैकेट में लिखें, दैट इज नॉट फॉर्मली द रिएक्टेंट, दैट इज नॉट फॉर्मली द रिएक्टेंट, मतलब विल बी regenerated at the end of the reaction if used in the first step, will be regenerated at the end of the reaction if used initially। नहीं, कोई कॉलम शॉलम नहीं है। if used initially, ये लिखें जी, a substance that is not formally a reactant, मतलब will be regenerated at the end of the reaction if used initially। यहां पे जाके आपका कॉमा खत्म हो रहा है। कॉमा खत्म होने का मतलब क्या है जी? ये बात यहां से लेकर यहां तक मैंने एडिशनली लिखवाई है सब्सटेंस को समझाने के लिए। अब आते हैं दोबारा अपने मेन बात की तरफ। अ सब्सटेंस जो क्या करेगा, ये तो मैंने वो सब्सटेंस की अपनी बात बता दी। अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप या दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये बात में लिखनी है। अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप द रिएक्शन, मतलब इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप आपको मालूम है, जो मैं ब्रैकेट में लिखता हूं उसका मतलब होता है कि ये जुमला या ये जुमला, दोनों में से कुछ भी लिख लें आप। लेकिन जो मैं कॉमास बना के लिख रहा हूं उनका मकसद क्या है कि जी यहां से लेकर यहां तक वाली फ्रेज एडिशनल डाली गई है। असल जुमला है अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप द रिएक्शन, दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। हाउ? बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेट पाथ। अच्छा, आप ये हाउ का जो जवाब है ना, यही तो मैंने आज एक्सप्लेन करना है कि क्या उसने हमेशा ऑल्टरनेट पाथ ही प्रोवाइड करना है या कोई और भी उसकी साइंस है रिएक्शन के साथ कैरी करने वाली या स्पीड को बढ़ाने वाली, कोई और भी उसकी साइंस है। लेकिन हाँ चलो, बहरहाल बुनियादी तौर पर ऑर्डिनरी साइंस तो ओ लेवल में तो हमने ही पढ़ा है कि जी उसने क्या करना है, रिएक्शन का मैकेनिज्म चेंज करना है, ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करना है जिसकी लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होगी। तो जनरल जो जुमला पढ़ा है वो तो लिखवाऊंगा मैं। बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेट पाथ, बाय providing an alternate path, by providing an alternate path to the reaction with क्या, with lower activation energy, with lower activation energy। सर हमारा एक छोटा सा काम करेंगे प्लीज। सर बाबर से पूछें इसकी वर्कशीट बनी कि नहीं बनी, केमिस्ट्री वाली, पता उनको मैंने काम दिया है A2 केमिस्ट्री। A substance that is not formally the reactant will be, that is मतलब will be regenerated at the end of the reaction if used initially। So क्या होता है? Or a substance that speeds up the reaction by providing an alternate path to the reaction with lower activation energy। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर सकते हैं जी। Anyone? No? Okay। अब मेरा सिलेबस वाला मुझसे क्या डिमांड करता है, कहता है डिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कैटालिसिस। कि उसमें से जो ये दो अल्फाज हैं मेरे पास, कहता है जी दो मुख्तलिफ किस्म के मोड्स हैं कैटलिस्ट के एक्शन के।
एक मोड का नाम है होमोजीनियस कैटालिसिस और एक मोड का नाम है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो मैंने क्या करना है जी, सीधा सीधा काम करें। ये कैटलिस्ट का मतलब क्या है वो आपको मैंने समझा दिया है, कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या है वो आपको पहले से पता है। मुझे जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, वो है मोड ऑफ कैटालिसिस, डिफरेंट मोड्स ऑफ कैटालिसिस। तो काम कीजिए प्लीज, हेडिंग दीजिए डिफरेंट मोड्स ऑफ कैटालिसिस, कि कैटलिस्ट का एक्शन क्या है। वैसे कैटालिसिस क्या होगा, द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट ऑन अ रिएक्शन इज नोन एज कैटालिसिस। हेडिंग दीजिए जनाब साहब क्या, डिफरेंट मोड्स ऑफ कैटालिसिस, या बल्कि इसी को मैं कह सकता हूं डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्शंस ऑफ कैटलिस्ट। क्या, डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ कैटलिस्ट्स। ये लो जी, कैटलिस्ट का जो एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज कैटालिसिस। तो एक तरह से आपके सामने कैटालिसिस की डेफिनेशन आ गई। व्हाट इज कैटालिसिस, द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट ऑन द क्या, ऑन द रिएक्शन। ठीक है जी। तो कितने मोड्स हैं जनाब साहब, दो मोड्स हैं। यहां से आगे अब मैं कॉलम्स बनाऊंगा, यहां से आगे दो कॉलम्स बना लीजिए। एक तरफ लिखिए जनाब साहब क्या, होमोजीनियस कैटालिसिस और एक हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। एंड दूसरी तरफ क्या जी, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। कैटालिसिस छोड़ें, कैटलिस्ट ही लिखें, होमोजीनियस कैटलिस्ट या हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। अब ये जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स के अंदर ही एक मीनिंग है यार। क्या मीनिंग है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। व्हाट इज होमो, फॉर सेम, जीनियस फॉर स्टेट्स, हेट्रो for different, genius for once again for state. So I believe state मतलब phase, जिस reactants का phase या reactants की state और catalyst की state अगर क्या हुई, अगर same हुई तो what is it? This is homogeneous catalysis. और अगर catalyst का state और reactants का state मतलब phase different हुआ, वो वाला phase difference नहीं, फेज मतलब स्टेट वाला, सॉलिड लिक्विड गैस एक्वियस वाला स्टेट अगर डिफरेंट हुआ तो वी विल कॉल इट क्या, वी विल कॉल इट हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो बुनियादी चीज तो क्या है कि होमोजीनियस कैटालिसिस में क्या होगा, इट्स अ टाइप ऑफ कैटलिस्ट इन विच द फिजिकल स्टेट ऑफ द कैटलिस्ट एंड द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर क्या, दे आर ऑल सेम। तो लिखें जी, इट इज होमोजीनियस के नीचे लिखवा रहा हूं, इट इज व्हेन द फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट, it is when the physical state of catalyst and the physical state of the reactants are same. It is when the physical state of the catalyst and the physical state of the reactants are same. On the other hand, उधर क्या लिखवाऊं, यही जुमला लिखेंगे लेकिन सेम की जगह डिफरेंटली दीजिए। इट इज व्हेन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कैटलिस्ट, इट इज व्हेन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कैटलिस्ट एंड द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। आर क्या जनाब साहब, एक तरफ सेम दूसरी तरफ डिफरेंट, एक तरफ सेम और दूसरी तरफ क्या जी, दूसरी तरफ डिफरेंट। अगर किसी को मसला है, हाँ एग्जांपल्स सुनेंगे तो एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। मैंने पिछले साल भी शायद आपको एग्जांपल्स दी भी थी, मैंने कल आपको जो नोट्स खोले थे, कौन सी एग्जांपल थी, ऑक्सीडेशन ऑफ किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड की। ऑक्सीडेशन दो तरह की होती है, एक होती है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और एक होती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखते हैं जनाब एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है और क्या बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है।
तो आई बिलीव अगर मैं इसको क्या करें जी, इधर जाके एग्जांपल लिखनी है तो क्या एग्जांपल लिखिए, इधर एग्जांपल लिखिए कौन सी, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, और इधर एग्जांपल देनी तो क्या लिखनी है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। यहां लिखिए जी, यहां जो एग्जांपल देंगे वो कौन सी है, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड किधर, इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या कर दीजिए, पता है जनाब यहां पे क्या रिएक्शन है, जब आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो उसमें जरा चेक कीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड होती है किस स्टेट में, गैसियस, प्लस ऑक्सीजन होती है किस स्टेट में, गैसियस। आप उसका रिएक्शन कराते हैं और उसका कैटलिस्ट कौन होता है, NOx, किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। अब वो NO है या NO2 है, ये तो जब मैं भी मैकेनिज्म लिखूंगा तो मैं आपको बता देता हूं कि वो NO था या NO2 था। And you know what does it produce? It produces SO3 in the gaseous state. For balancing, you can write half here. You can see कि यहाँ पे states या physical state of the catalyst and the physical state of the reactants are all gases. They've got the same states. The word is homogeneous because the states are same. किसी को मसला है, ordinary level की बात है, कोई rocket science नहीं। उधर आ जाए, यहाँ कहता है जी ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जब आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो द सेम रिएक्शन गोज लाइक दिस। प्लीज टेल मी, क्या कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर, इट्स वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड इस्तेमाल होता है, और वो किस स्टेट में होता है जी, इट इज V2O5, किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो लो जनाब साहब, अगर अब आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आपका जो कैटलिस्ट, अच्छा वैसे रिएक्शन की टाइप यू रिमेंबर रिवर्सिबल होती थी शायद, तो रिवर्सिबल एरो लगा दीजिए। वैसे रिवर्सिबल से हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाना चाहिए, कौन सा, इक्विलिब्रिया वाला, और होगा, मैं ये जब खत्म करूंगा तो मेरा अगला टॉपिक है इक्विलिब्रिया ही है, रिवर्सिबल रिएक्शंस का। लेकिन मैं भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं अभी जो बात करना चाहता हूं प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। यहां तक तो मैंने कोई नई एग्जांपल नहीं दिया आपको, तो वही पुरानी ये डेफिनेशन ओ लेवल वाली है, ये एग्जांपल्स AS लेवल वाली हैं। एंड फर्क क्या है, फर्क वो कहता है जी क्या करें, कहता है डिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्शन ऑफ अ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट टू इंक्लूड द एडसॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स, then bond weakening of the reactants, then desorption of the products। तो कोई पूरी कहानी है, पूरा मोड ऑफ कैटलिस्ट। हाँ हूँ कैटलिस्ट पढ़ाने में दो तरह के कैटलिस्ट हैं, बेटा भी क्लास नहीं हो रही लेवल की, होमोजीनियस कैटालिसिस और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट समझा रहा हूँ। बुनियादी तौर पर फर्क सिर्फ क्या है, स्टेट्स का फर्क है। अगर स्टेट्स ऑफ द कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स सेम हो तो होमो का वर्ड आएगा, स्टेट्स ऑफ द कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स डिफरेंट हो तो हेट्रो का वर्ड आएगा। और ये होमो और हेट्रो के बाद इतना फर्क तो हमें पहले से पता है, कोई रॉकेट साइंस सुनी है। हमें जो एक्सप्लेन करना है वो क्या करना है, कहता है जी आपने एक्सप्लेन करना है किसको, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट को एंड द मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्या बोलते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट को। ठीक है, इसका जो काम करने का तरीका है वो डिफरेंट है, उधर जो कैटलिस्ट है उसके काम करने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, तो इधर वाले काम करने का तरीका क्या है, इधर वाले काम करने का तरीका ये है कि इस कैटलिस्ट ने रिएक्शन में प्रॉपरली इन्वॉल्व होना है। इसने पहला स्टेप ऐसा डेवलप करना है जिसमें खुद क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा, और फिर इसने दूसरा स्टेप ऐसा डेवलप करना है कि जिसमें क्या हो जाएगा, ये प्रोड्यूस हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही है, कि इसने पूरे का पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे चेंज करना है। वो जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाली बात है ना, ऑल्टरनेट रिएक्शन मैकेनिज्म, कि जिसमें वो रिएक्शन का स्टेप्स ही चेंज कर देता है। किस तरीके से चेंज होंगे स्टेप्स, द रिएक्टेंट विल इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, it will react with any, the catalyst will involve in the reaction. How? It will react with any one of the reactant in the first step, and then in the second step it will be regenerated या reformed.
ये वो कैटालिसिस है जो आप नॉर्मली सुनते हैं या बचपन से सोचते हैं कि सर जी पहले स्टेप में इन्वॉल्व होगा, अगले स्टेप में प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन यहां क्या होता है, ये जो सॉलिड कैटलिस्ट है, रिएक्टेंट्स गैसेज हैं, कैटलिस्ट सॉलिड है, कैसे रिएक्ट करेगा? तो थोड़ा रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या सीन है जी। रिएक्टेंट्स क्या है? गैसेज हैं। आपका जो कैटलिस्ट है वो क्या है? सॉलिड है। आपका प्रोडक्ट भी क्या है? अच्छा, तो ये सॉलिड कैसे इन्वॉल्व होगा उसके साथ? मतलब किसी पहले स्टेप में अगर इसने रिएक्ट कर लिया, तो अगर इसने पहले स्टेप में रिएक्ट कर लिया तो कुछ चीज बन जाएगी, तो वो वापस ये कैसे रिप्रोड्यूस होगा? इसका रिएक्शन नहीं है पहले स्टेप में, ये कोई ना ये इस तरह से नहीं इन्वॉल्व। ये पता क्या करता है? ये काम करेगा कैसे? ये अपने सरफेस के ऊपर क्या करेगा? इसमें बायोलॉजी में एक लफ्ज होता है एक्टिव साइट। आई थिंक आपने कोई एंजाइम्स पढ़े होंगे, पता नहीं लॉक एंड की मॉडल टाइप की कहानी होती है वहां पे। ये वहां का कोई फिनोमेना है कि इधर क्या करना है, इसने अपने सरफेस को प्रोवाइड करना है एज एन एक्टिव साइट फॉर द रिएक्शन, कि भाईजान रिएक्टेंट सारे मेरे सरफेस पर आ जाओ, यहां आकर चिपक जाओ। इसके लिए उसने बोला एडजॉर्ब हो जाओ। क्या हो जाओ? एक होता है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब होता है जैसे पूरा मतलब डिसॉल्व हो जाना, नहीं डिसॉल्व तो नहीं, लाइक रुई के अंदर अगर पानी डालें तो पानी क्या होगा? पानी रुई के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, बी फॉर बॉल वाला एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक शहद का ड्रॉप उसके ऊपर रखें रुई के ऊपर, तो वो रुई के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा, वो रुई के सरफेस पर चिपक जाएगा। तो सरफेस पर चिपकने को कहते हैं डी फॉर डेल्टा वाला एडजॉर्ब। क्या? तो एक होता है एब्जॉर्ब, बी फॉर ब्रावो वाला एब्जॉर्ब, एक होता है डी फॉर डेल्टा वाला एडजॉर्ब। बी फॉर ब्रावो वाले एब्जॉर्ब का मतलब है सॉलिड के अंदर पेनिट्रेट कर, लाइक कॉटन के अंदर पानी का पेनिट्रेट कर जाना, दिस इज एब्जॉर्ब। लेकिन कॉटन के सरफेस के ऊपर किसी हनी के ड्रॉप का चिपक जाना, इसको क्या कहते हैं हम? डेल्टा वाला एडजॉर्ब। कहता है जी इसने वैनेडियम पेंटाऑक्साइड सॉलिड ने क्या करना है, इसने रिएक्टेंट्स को अपने सरफेस पर चिपकाना है। क्या करना है? चिपकाने की कोशिश करनी है। अपने सरफेस पर चिपकाने के बाद क्या करना है? जब वो रिएक्टेंट्स वहां चिपक जाएंगे तो हाँ रिएक्टेंट्स सारे के सारे करीब करीब आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जब सारे के सारे करीब करीब आ, देखें आपने किसी जमाने में वो कोलिजन थ्योरी पढ़ी थी। क्या होता है कोलिजन थ्योरी में? क्या होना चाहिए वहां कि सर जी रिएक्टेंट्स को आपस में कोलाइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ताकि मतलब कोलिजन से असल में ना रिएक्टेंट्स को आपस में इंटरैक्ट करना चाहिए, इंटरैक्ट करके पुराने बॉन्ड्स तोड़ने चाहिए और नए बॉन्ड्स बनाने चाहिए। अब या वो कोलिजन के चक्कर में हो जाए, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए और लड़ाई झगड़े के नतीजे में कोई हल निकल आए, या फिर क्या होना चाहिए? गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो जानी चाहिए, मुज़ाकरात हो जाने चाहिए, आपस में आमने सामने बैठ के कोई मतलब कोई चलो कोई डिसेंसी भी किसी चीज का नाम है ना, या हर मसले का इलाज जो है वो लड़ाई करके ही होगा। दुनिया में वैसे बहुत सारे मसलों के इलाज लड़ाई करने कर ही होते हैं, लेकिन जो अल्लाह ने इंसान को एक गुण अता किया है कि भाई बैठ जाओ कुर्सी पे, बैठ जाओ, कोई लेन देन कर लो, कोई दे दो, कोई ले लो, कोई निजाम बना लो, उस तरह से भी काम हो सकता है। तो आई बिलीव ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कैसे है? ये लड़ाई वाला नहीं है। कैटलिस्ट कहता है जी मैं क्या कहते हैं यूएन हूं, ठीक है, जिसका मसला है आ जाओ, यहाँ आके आपस में बैठ जाओ, बात साथ कर लो, कौन से बॉन्ड ने टूटना है टूट जाओ, कौन से बॉन्ड ने बनना है बन जाओ, और हाँ मसला हल हो जाए तो निकल जाओ। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। या फिर क्या करो, या फिर ये वाला काम करो जी, पहले रिएक्ट करो, पहले बम मारो, फिर अपने भी बंदे मरवाओ, उसके भी बंदे मरवाओ, एंड पे कहीं ना कहीं प्रोडक्ट तो बनेगा बनेगा। ठीक है, एंड पे कौन रीजनरेट होगा, कौन नहीं होगा, कौन तबाह होगा, कौन रिएक्टेंट होगा, कौन प्रोडक्ट होगा, वो एक निज़ाम में कुदरत है जिसकी ताकत ज़्यादा होगी, जिसका रिएक्शन ज़्यादा फीजिबल होगा। ठीक है जी, जिसकी डेल्टा एच जो भी फिजिबिलिटी है सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं है, पूरी दुनिया में है, सिर्फ आज से नहीं है, अज़ल से है, और अब तक दुनिया इसी असूल पर चलती रहेगी, ताकत के असूल पर चलती रहेगी, या फिजिबिलिटी के असूल पर चलती रहेगी, या डेल्टा एच। दुनिया का भी एक एंथैल्पी चेंज होता है, दुनिया का भी एक एंट्रोपी चेंज भी है। वैसे बारह जो भी है, मैं दुनिया के साथ किधर रिलेट कर रहा हूँ उसको वापस आते हैं जनाब साहब। बुनियादी बात बस इतनी है कि होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स प्रॉपरली इनटू द रिएक्शन, इट अंडरगोज अ रिएक्शन, इट इन्वॉल्व्स इन, मतलब उसका फर्स्ट स्टेप में खत्म हो जाता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इन, मतलब कैटलिस्ट कन्वर्ट्स इनटू समथिंग एल्स, वो कोई और इंटरमीडिएट बना देता है। दैट इंटरमीडिएट अगले किसी स्टेप में जाके क्या करता है, कैटलिस्ट को शायद किसी तरह रीजनरेट कर देता है। तो वो तो पूरी लड़ाई हो गई ना, वो तो पूरी इन्वॉल्वमेंट हो गई। ऑन द अदर हैंड
वहां क्या हो रहा है, वहां कैटलिस्ट प्रोवाइड्स द सरफेस फॉर द रिएक्शन, इट प्रोवाइड्स द साइट फॉर द रिएक्शन, it provides the active site for the reaction. Okay, all the reactants are invited there, they are adsorbed there, उनको कुर्सी दी जाती है, चिपक जाते हैं वहां पे जाकर, एंड देन उनके साथ क्या होता है, उनको बताया जाता है कि यार तुम्हारे ये वाले हालात ठीक हो जाएंगे, तो वो वाला खराब है, तो फलाना वाला बॉन्ड कमजोर है, तो नया वाला बॉन्ड मजबूत है, तो यूं कर लो, तो यूं कर लो, तो वो उस मुज़ाकरात के चक्कर में पुराने बॉन्ड्स वीक करते हैं और नए बॉन्ड्स बना लेते हैं। नए बॉन्ड्स जब बन जाते हैं तो वो कहते हैं जी ओके नाउ बाय बाय टाटा अल्लाह हाफिज, यू इन द नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है। तो वो क्या होता है, दिस इज दैट, उसका मोड ऑफ एक्शन। तो मोड ऑफ एक्शन को एक्सप्लेन करना है कैसे, सुन ले, जरा दोबारा जुमला सुन ले। स्पेसिफिकेशन कहती है डिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्शन ऑफ अ होमोजेनियस कैटलिस्ट बाय बीइंग यूज्ड अप इन वन स्टेप एंड रीफॉर्म्ड इन अ लेटर स्टेप, दिस इज होमोजेनियस कैटालिसिस। उधर कहता है हेटेरोजेनियस, क्या कहता है, डिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्शन ऑफ अ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट टू इंक्लूड द एडसॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स, बॉन्ड वीकनिंग ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड डीसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट। तो एक काम करें, यहां है जरा, इधर लिखिए जी, ये होमोजेनियस वाले में लिखिए, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ होमोजेनियस कैटलिस्ट, the mode of action of homogeneous catalyst is that number one is that it is used up in the first step, it is used up in the first step, it is used up in the first step and then reformed in the later step, and then reformed in the later step. अच्छा उधर आ जाए जी, दूसरे कॉलम में वहां लिखे द मोड ऑफ एक्शन ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट इज, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट इज दैट क्या, नंबर वन, इट प्रोवाइड्स द एक्टिव साइट, it provides the active site for the adsorption of reactants, AD delta SORP Pakistan TION, it provides an active site for the adsorption of reactants, adsorption of reactants where the old bonds are weakened, where the old bonds are weakened, 2 मिनट में आ रहा हूं, where the old bonds are weakened, comma, new bonds are formed, and hence the desorption of products occur, and at the end desorption of products occur, and at the end desorption, DESORPTION, desorption of products occur. तो जनाब साहब क्या हो रहा है, होमोजेनियस कैटालिसिस कैटालिसिस में क्या हुआ, हमने कहा जी कैटलिस्ट क्या करता है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इट इज यूज्ड अप इन द फर्स्ट स्टेप एंड देन रीफॉर्म्ड इन द सेकंड, इन द लेटर स्टेप ऑफ द रिएक्शन। इधर हेटेरोजेनियस वाला क्या करता है, it provides an active site for the desorption of the catalyst, not desorption of the reactants where the purane wale bonds are weakened, the naye wale bonds are formed, and ultimately the products are desorbed once they are formed, तो निकल जाते हैं leaving behind the catalyst। एक और काम करें, and लेकिन leaving behind the catalyst, leaving behind the catalyst, leaving behind the catalyst, leaving behind the catalyst,
आई थिंक यहाँ पे जाके मैं लेक्चर का इख्तिताम करूंगा। एंड यू नो व्हाट, कल के लेक्चर में भी थोड़ा सा रेजोनेंस रह गया है और कल के केमिस्ट्री के लेक्चर में भी थोड़ी सी एग्जांपल्स का फर्दर एक्सप्लेनेशन रह गया है। तो केमिस्ट्री की वर्कशीट शायद आपको सर प्रिंट होगी थी, कल ही मिलेगी यार, कल ही मिलेगी।